कहानी हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास शुरू हुई, जिसमें आनंदवन नामक एक खूबसूरत शहर दिखाया गया जो मुझे भी वहां जाने के लिए प्रेरित करता है। तो जंगल के बीच में एक सुंदर घर है जहां जासूस गजराज अवस्थी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते हैं। वे सभी एक पुलिस समारोह में जा रहे हैं। वे उस कार्यक्रम के लिए तैयार हो रहे थे जहां जासूस गजराज अवस्थी को भी सम्मानित किया जाना था, लेकिन वह बाहर सिगरेट पी रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया और वे बात करने लगे। उस आदमी ने जासूस से पूछा कि उसे केस सुलझाने में इतना समय क्यों लगा। उसने कहा कि उसे पहले से ही पता था कि हत्यारा कौन है। जासूस ने उसे अनदेखा किया और अंदर चला गया, जहां उसे पुलिस विभाग को एक दोहरे हत्याकांड को सुलझाने में मदद करने के लिए पुरस्कृत किया गया। एक छोटा सा 2 शब्द का भाषण देने के बाद जैसे ही वह जाने लगा, अचानक एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, आपके पिता एक जासूस थे और आप भी एक जासूस हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका बेटा भी एक जासूस होगा? सभी हंसते हैं और जासूस गजराज अवस्थी बस कहता है, मुझे उम्मीद नहीं है। वह आगे बताते हैं कि जब उनकी मां का निधन हुआ तब वह युवा थे और अपने पिता के साथ रहते रहते वह भी जासूस बन गए। फिर एक और रिपोर्टर खड़ा होता है और पूछता है, आपने बहुत सारे मामले सुलझाए हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा कोई मामला था जो सुलझा नहीं? यह बस आपके सिर के ऊपर से निकल गया। जासूस थोड़ा चिंतित महसूस करने लगता है और फिर रोशनी टिमटिमाने लगती है। वह कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, हर मामले के पीछे हमेशा कोई न कोई तर्क होता है। मुझे पूरा भरोसा नहीं है कि मैं हर मामले को सुलझा सकता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि कुछ सवालों के जवाब ही नहीं होते। फिर उसे अपने पुराने मामलों की याद आने लगती है और वह शायद वाकई बहुत भयानक था। कहानी हमें 5 साल पीछे ले जाती है, जहां हम एक जोड़े श्रुति और आदित्य को देखते हैं। वे अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे और वे दोनों ही डॉक्टर थे, लेकिन आदित्य इस बात से बहुत खुश नहीं था क्योंकि यह जगह शहर से काफी दूर थी। हालांकि श्रुति को यहाँ अच्छा लगता है। आदित्य ने बताया कि उसने खाने का ऑर्डर दिया था और आदित्य को बुरे मूड में देखकर श्रुति उसे खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। फिर श्रुति ने देखा कि उनका सामने का दरवाजा खुला हुआ है, जो अजीब है क्योंकि यह पहले बंद था। उसके बाद थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा होने के बाद आदित्य ऊपर बेडरूम पर चला जाता है, जिससे श्रुति अगली सुबह थोड़ी उदास महसूस करती है। श्रुति आदित्य को आज थोड़ा अकेलापन महसूस करते हुए हॉस्पिटल जाने से रोकना चाहती है, लेकिन खुद को बिजी रखते हुए उसे जाना पड़ता है, ये कहते हुए कि बीमारियां छुट्टी नहीं लेती। जाने से पहले वह श्रुति को एक इंजेक्शन देता है और फिर काम पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब श्रुति रसोई में होती है तो आदित्य यह पूछने के लिए कॉल करता है कि क्या उसने अपनी साइक्रेटिक दवा ली है। फिर वह उसे बताती है कि उसने दवा ली है। उस रात बाद में वह उसके साथ डिनर पर जाना चाहती है। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या 24 दिसंबर थी, लेकिन आदित्य को अभी भी काम के लिए अस्पताल जाना था क्योंकि वह प्रबंध निदेशक था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह आदित्य बिना कुछ सुने फोन रख देता है। अचानक लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और किचन में मिक्सर अपने आप चालू हो जाता है, जिससे वह निश्चित रूप से घबरा जाती है। वह देखती है कि मिक्सर बंद है, लेकिन यह अभी भी चल रहा है। वह इसे मुख्य स्विच से बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन यह चलता रहता है। फिर कहीं से भी मिक्सर कंटेनर श्रुति की ओर खिंच जाता है और दीवार से टकरा जाता है, जिससे क्रॉस जैसा निशान बन जाता है। श्रुति अब डर जाती है, इसलिए वह और आदित्य डिटेक्टिव अवस्थी को बुलाते हैं और वह उनसे पूछना शुरू करते हैं कि क्या चल रहा है उस दिन किचन में। और जब वह बस 1 सेकंड के लिए बाहर निकली और वापस आई तो सभी कैबिनेट के दरवाजे खुले थे। उसे अजीबोगरीब डरावने सपने आते हैं, जिसमें वह देखती है कि कोई प्रेत आत्मा उसे परेशान कर रही है। लोगों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन आपने एक जासूस को बुलाया और मैं फोन पर आपकी आवाज में घबराहट सुन सकता था। तो क्या हुआ? श्रुति कहती है कि कोई हमारे पीछे पड़ा है।
जासूस उसे सीधे पुलिस के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन श्रुति कहती है, नहीं, यहाँ जो हो रहा है वह अलग है। फिर वो समझाना शुरू करती है कि वो इसे प्रेत ऊर्जा कहते हैं। एक दिन जब श्रुति अपने नए घर के लिए खरीदारी करने बाहर गई थी, तो स्टोर की सभी लाइटें टिमटिमाने लगी। जैसे ही एक झूमर उन पर गिरने वाला था, श्रुति और आदित्य ने कूदकर खुद को बचा लिया। श्रुति डिटेक्टिव गजराज अवस्थी की ओर मुड़ती है और पूछती है, आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? डिटेक्टिव गजराज अवस्थी जवाब देता है, इसके लिए शायद एक उचित स्पष्टीकरण है। वह आगे कहता है कि हो सकता है कि आपके मिक्सर को बंद करने के बाद भी उसमें कुछ बिजली थी, जिसकी वजह से वह अभी भी चल रहा था। तो डिटेक्टिव अवस्थी अपने जानकारी और तजुर्बे से बोलते हैं, स्टोर को 64 साल हो गए हैं और शायद झूमर पुराना हो गया और गिर गया। हर दुर्घटना के पीछे हमेशा कोई न कोई कारण होता है, ना? श्रुति उसे झूमर के गिरने की तस्वीर दिखाती है और कुछ क्रिस्टल क्रॉस की तरह दिखते हैं। उस दिन मिक्सर वाली घटना के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर में कुछ अजीब चल रहा था। जासूस अवस्थी को पता चला कि ये दुर्घटनाएं खास दिनों पर होती हैं, इसलिए वह पूछता है कि क्या उनके जीवन में कुछ खास होने वाला है। श्रुति ने बताया कि अगले हफ्ते अस्पताल में एक सेमिनार है। जासूस अवस्थी डिसीजन लेके कहता है कि अगर सिचुएशन ऐसा होने को है कि सबके सामने ही कुछ होने वाला है, तब भी बेझिझक मुझे पहले से आगाह कर देना। फिर वह अपने दफ्तर जाता है और अपने सहायक सोनू से कहता है कि उसे डॉक्टर श्रुति के घर के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे का पूरा नक्शा चाहिए। अचानक से डिटेक्टिव अवस्थी आ गया था और सोनू थोड़ा बेहद काम में गैर जिम्मेदारी दिखा रहा था और पकड़ा न जाए तो इसके चलते वो खुद का बचाव करने की कोशिश करता है। कहता है कि वह आज देर से नहीं आया, लेकिन डिटेक्टिव अवस्थी जानता है कि वह देर से आया था क्योंकि उसकी बाइक ठीक से बाहर खड़ी नहीं थी। उसने आने के साथ चाय भी बनाई और बिस्किट खाई, फिर काम करने के बजाय टेबल पर पैर रखकर कंप्यूटर पर गेम खेलने लगा। वहां भी सब कुछ पूरी तरह से बिखरा था। फिर जासूस अवस्थी आदित्य और श्रुति के पास जाता है और उन्हें बताता है कि जो कोई भी हो, वे तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सहायक सोनू कहता है, अवस्थी सर, आपको यह सब कैसे पता है? डिटेक्टिव अवस्थी बोलता है, जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने तुम्हें तुम्हारे अपने चश्मे के प्रतिबिंब में गेम खेलते देखा। अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ प्रयास करने होंगे। उसके बाद वह डॉक्टर आदित्य के बारे में ऑनलाइन जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। फिर वह लाइटिंग शॉप की ओर जाता है और इधर-उधर देखने लगता है। बूढ़ा आदमी लगातार जोर देता रहता है, इसलिए डिटेक्टिव अवस्थी बस एक चाल चलता है और जाने से पहले चेकमेट के साथ खेल खत्म करता है। उसके बाद वह चर्च जाता है और पाता है कि दीवार पर निशान और क्रिस्टल क्रॉस बिल्कुल चर्च के क्रॉस की तरह दिखते हैं। वैसे भी उसके बाद अस्पताल में एक सेमिनार है, लेकिन वह दिन आ जाता है और डिटेक्टिव अवस्थी अपने सहायक के साथ सेमिनार में होता है। फिर वे अस्पताल के एमडी डॉक्टर आदित्य को भाषण देने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही वह बोलने के लिए आगे बढ़ता है, एक लड़की उसे इशारा करती है। खैर, वह अपना भाषण शुरू करता है और उल्लेख करता है कि अस्पताल में एक नया विंग खुलने वाला है। अचानक रोशनी टिमटिमाने लगती है और हर कोई नोटिस करता है। एक बार जब रोशनी स्थिर हो जाती है तो सभी दिशाओं से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिससे आदित्य के लिए अपने भाषण पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। डिटेक्टिव अवस्थी ने देखा कि पंखा हिंसक रूप से हिल रहा था और बहुत तेज आवाज कर रहा था। उसने सोनू से कहा कि वह जाकर इसे बंद कर दे। श्रुति डरी हुई अपने पति के पास खड़ी हो गई। तभी पंखा, जो अभी भी बेतहाशा हिल रहा था,
पूरी तरह से टूट गया डिटेक्टिव अवस्थी यह देखकर हैरान रह गया और बाकी सभी लोग डर कर भाग गए, जबकि डिटेक्टिव अवस्थी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था। डिटेक्टिव अवस्थी को लॉजिक पूरा उलझा हुआ लग रहा था कि ऐसा कौन कर रहा था यह, और वहां एक लड़की को देखता है, लेकिन जब वह बाहर जाता है तो वह उसे नहीं ढूंढ पाता है। इसलिए वह सीसीटीवी फुटेज की जांच करता है और उस पर वही लड़की देखता है। फिर उसे याद आता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। ओह हाँ, चर्च में जब वह वहां था। वह सोनू से कहता है कि जाकर पता लगाओ कि वह लड़की कौन है। जैसे ही डिटेक्टिव अवस्थी चर्च में पहुंचता है, उसका सहायक उसे फोन करके बताता है कि लड़की का नाम मैरी मैथ्यू है। सहायक को कार्यालय जाने और इस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहा जाता है। वह कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है, यह सब। डिटेक्टिव अवस्थी चर्च के फादर से उस लड़की के बारे में बात किया। उसके बाद अवस्थी वापस ऑफिस जाता है और उसके सहायक को सिर्फ इतना पता चलता है कि वो लड़की एनजीओ होप फाउंडेशन के लिए काम करती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चला। सोशल मीडिया से उसे होप फाउंडेशन का पेज मिला। सोशल मीडिया पर उस लड़की का सिर्फ 2 बार जिक्र हुआ था और बस इतना ही। फिर वह अपने सहायक को जाने के लिए कहता है। डिटेक्टिव अवस्थी अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वह उन्हें खोलता है तो उसे अपने सामने वो लड़की यानी मैरी दिखाई देती है। वह अपने ही मन उससे पूछना शुरू करता है कि आदित्य और श्रुति से उसका क्या संबंध है। झूठ बोलने की कोशिश मत करो, वह कहता है। मैंने तुम्हें सेमिनार में देखा था, लेकिन वहां अभी सामने एक चोल में नहीं था। यह सिर्फ डिटेक्टिव का कल्पना था। फिर वह अपने सहायक की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि सोनू, यह तुम्हारा रियल टेस्ट है। तुम्हें मैरी के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। वह कहाँ रहती है, वह क्या करती है, और अगर तुम यह नहीं कर सकते तो बस यह काम छोड़ दो। उसके बाद सोनू चुपचाप मैरी का पीछा करना शुरू कर देता है जब वह होप फाउंडेशन के लिए जाती है, और जब तक उसका काम खत्म होता है तब तक रात हो चुकी होती है। अगली सुबह डिटेक्टिव अवस्थी आदित्य को अस्पताल के बाहर उस सेमिनार लड़की के साथ बातें करते और हंसते हुए देखता है। वह अंदर जाता है, आदित्य से मिलता है और उससे मैरी मैथ्यू के बारे में पूछता है। बिना समय बर्बाद किए वह कहता है कि वह उसे नहीं पहचानता। जासूस अवस्थी उसे एक पल सोचने के लिए कहता है और फिर जवाब देता है। वह जवाब देता है कि अगर वह उसकी मरीज होती तो वह उसे पहचान सकता था। अगर वह अस्पताल से है तो वह उसे याद रख सकता है। कार्यालय में वापस आकर उसका सहायक सोनू डिटेक्टिव अवस्थी को बताता है कि वह सुबह 9 बजे अपने एनजीओ में जाता है और वहां लोगों को आराम देने के लिए फिजियोथेरेपी करने में 2 घंटे बिताता है। काम खत्म करने के बाद सभी लोग एक साथ लंच करते हैं और वह उस दौरान बाहर नहीं जाती है। फिर वे सभी एक साथ टीवी पर कुछ शो देखते हैं। दोपहर 3:30 बजे वे योग करते हैं और उसके बाद वे गेम खेलते हैं और रात का खाना खाते हैं, और रात 9 बजे मैरी बाहर जाती है। फिर वह अपनी सहायक से छत के विवरण के बारे में पूछना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि यह वही जगह है जिसे उसने रोशनी वाले स्टोर के उधर देखा था। इसका मतलब है कि वह उस छत से आदित्य और श्रुति को देख रही थी जब झूमर वाली घटना हुई थी। उसके बाद वह समझ जाता है कि ये तो वही जगह है, वो लाइट वाली दुकान। जरूर, दुकान सेमिनार और चर्च पर केंद्रित है, और उसका सहायक पूछता है कि चर्च क्यों? क्योंकि सब कुछ उस मिक्सर दुर्घटना से शुरू हुआ था। डिटेक्टिव अवस्थी यह समझाना शुरू करता है कि मिक्सर दुर्घटना क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हुई थी, जब सभी लोग चर्च में क्रिसमस मास के लिए अभ्यास कर रहे थे और मैरी वहां थी। पता चलता है कि जब भी श्रुति के घर पर कुछ होता था, मैरी हमेशा 1 किलोमीटर के दायरे में होती थी। अब उन्हें यह पता लगाना है कि मैरी और श्रुति और आदित्य के घर पर होने वाली घटनाओं के बीच क्या संबंध है। जरूर,
डिटेक्टिव अवस्थी मैरी से मिलने उसके एनजीओ जाती है और वहां वह उससे पूछता है कि क्या वह उस सेमिनार में थी जहां पंखा दुर्घटना हुई थी जिसमें डॉक्टर आदित्य की लगभग मौत हो गई थी। डिटेक्टिव अवस्थी उससे पूछता है कि वह उस सेमिनार में क्यों गई थी और वह समझाना शुरू करता है कि वह चाहती है कि उनका संगठन दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए एक अस्पताल से जुड़ा हो। वह अपनी डायरी निकालती है और दिखाती है कि उसने अलग अलग अस्पतालों में कई सेमिनारों में भाग लिया है। फिर डिटेक्टिव अवस्थी पूछता है कि क्या वह चर्च भी जाती है और मैरी जवाब देती है कि वह इन रोगियों को हर बुधवार को चर्च ले जाती है। वह सीधे जवाब देती है नहीं। डिटेक्टिव अवस्थी उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर उसे कुछ याद आए तो उसे कॉल करे। अब वह अपने कार्यालय वापस जाता है और अपने सहायक को बताता है कि डॉक्टर आदित्य या मेरी झूठ बोल रहे हैं। फिर वह सोनू से कहता है कि उसे कल से उन दोनों पर नजर रखने की जरूरत है। अगले दिन वे उस स्थान पर जाते हैं जहां वे प्रार्थना करते हैं। डिटेक्टिव और उसका असिस्टेंट दोनों देखते हैं कि बीच रास्ते में आदित्य और मेरी दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उसके बाद वह दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन अचानक से मेरी रुक जाती है और वह आदित्य के गाड़ी का दौड़ दौड़ कर पीछा करने लगती है पागलों की तरह, लेकिन वह थक जाती है और रुक जाती है और यह सब कुछ छुपकर डिटेक्टिव देख रहा था। आदित्य और उसकी पत्नी श्रुति को किया मेरी पहचानती होगी। उसके बाद वह आदित्य से मिलने अस्पताल जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आदित्य आखिरकार उसे देखता है और झूठ बोलता है, कहता है कि वह एक मरीज से बात कर रहा है। लेकिन डिटेक्टिव अवस्थी जानता है कि वह वास्तव में ईशा थापर नाम की एक लड़की के साथ सिगरेट पी रहा था जो मैरी को जानती है। डिटेक्टिव अवस्थी जवाब देता है, लेकिन आपके चेहरे पर अभी भी कोई बदलाव नहीं है। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोल रहे हैं। आदित्य वास्तव में गुस्से में था, लेकिन डिटेक्टिव अवस्थी ने कहा, मैं अपने काम में इतना अच्छा हूं कि यह मेरी सबसे बड़ी खामी हो सकती है। आपने कहा कि आप मैरी को नहीं जानते। मुझे आपकी निजी जिंदगी की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे यह जानना होगा कि आप क्या छिपा रहे हैं। क्या यह कोई मामला है? क्या आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या आप अपनी पत्नी को छोड़ना चाहते हैं? आदित्य चिल्लाता है, मैं नहीं चाहता। डिटेक्टिव अवस्थी बोल ही रहा था सड़क पर, तभी आदित्य कहता है, लेकिन उसका नाम अंजलि मल्होत्रा है, राकेश मल्होत्रा की बेटी, उद्योगपति। हम दोनों पारिवारिक मित्र हैं। अगर कुछ हुआ होता तो हमें पता चल जाता। डिटेक्टिव अवस्थी जाने ही वाला था कि उसने अस्पताल के कमरे के बाहर एक रोशनी चमकती देखी, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया और चला गया। उसके बाद वह अपने कार्यालय में गया और अंजलि की तलाश की। उसे पता चला कि मैरी ही अंजलि है और उसे अंजलि मल्होत्रा के नाम से उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी मिला, और यह सब उसने उसे वो तस्वीर दिखाई जब वह मैरी से मिला था। वह चौंक गया और समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। यह मैरी कौन है और वह दूसरे नाम से क्यों रह रही है? तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आया और डिटेक्टिव अवस्थी से कहा कि वह सही सवाल पूछ रहा है। वह शायद सोच रहा था कि क्या ये दोनों लड़कियां एक जैसी हैं या अलग, और यह लड़की डॉक्टर के लिए कैसे खतरा बन सकती है। डिटेक्टिव अवस्थी बूढ़े आदमी को जाने के लिए कहता है और फिर सोनू अंदर आता है और कहता है कि मैरी अपने ग्रुप के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर गई थी। डिटेक्टिव अवस्थी तुरंत बाहर निकल जाता है और जैसे ही आदित्य घर पहुंचता है, उसे सीढ़ियों पर खून दिखता है और वह अपनी पत्नी के बारे में चिंता करने लगता है जो अंदर बंद है। कमरे में चीख पुकार मच गई। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और वह यह देखकर चौंक गया कि श्रुति पर भूत सवार है। वह बालकनी से कूद गई, लेकिन किसी तरह वह ठीक हो गई और वहां से भाग गई। आदित्य भागते भागते अपनी कार में बैठा और उसका पीछा करने लगा, और जासूस अवस्थी ने आदित्य को देखा और उसका पीछा किया। आदित्य ने श्रुति को जंगल में भागते हुए देखा, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
आगे बढ़ते हुए वह हाईवे के बीच में पहुंच गई और फिर एक ट्रक उसकी ओर तेजी से आ रहा था। लेकिन अंत में श्रुति को डिटेक्टिव अवस्थी ने बचाने के लिए समय रहते रास्ते से हटा दिया। आदित्य श्रुति को कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह दूसरी दिशा में इशारा कर रही थी। डिटेक्टिव अवस्थी ने देखा कि वह अस्पताल की ओर इशारा कर रही है। वह उस तरफ जाता है और आखिरकार मेरी प्रोटेस्ट करने के लिए आती है। बात यह है कि जब भी श्रुति को कुछ होता है, मीरा हमेशा उसके आसपास होती है। आदित्य ने समझाना शुरू किया कि उसकी पत्नी को पैनिक अटैक आते हैं और वह डिप्रेशन में चली गई है, जिसकी वजह से वे यहाँ आए हैं। डॉक्टर श्रुति की जांच करने के बाद नीचे आती है और कहती है कि वह अभी ठीक है और आराम कर रही है। वह यह भी बताती है कि श्रुति गर्भवती है। आदित्य हैरान है। डिटेक्टिव अवस्थी ने देखा कि आदित्य खुश नहीं लग रहा है, लेकिन आदित्य सिर्फ बहाने बनाता है, कहता है कि वह जो कुछ भी हुआ है उससे थोड़ा भ्रमित है। डिटेक्टिव अवस्थी सोनू से परेशान है क्योंकि वह मेरी पर नजर नहीं रख रहा था और अब यह बड़ी घटना हो गई है। जरूर, तो यह पता चलता है कि इन सब के बाद जासूस मेरी से मिलने जाता है, जो अंजलि की कॉलेज की दोस्त है, और वह बताती है कि वे कॉलेज में सबसे अच्छे दोस्त थे। अंजलि को अर्जुन नाम के एक लड़के पर बहुत बड़ा क्रश था और 24 दिसंबर को, जो क्रिसमस की पूर्व संध्या है, एक दोस्त के घर एक पार्टी थी जहां वे दोनों दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद अंजलि की दोस्त अपने प्रेमी करण के साथ टाइम स्पेंड करने चली जाती है। जब वह उसे ढूंढती है तो वह किसी दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व है और यह बात अंजलि के दिल को तोड़ देती है। वह अपनी कार में वापस आ गई और एक ड्रिंक पी। उस रात उसकी सहेली ने आखिरी बार अंजलि को देखा। कुछ दिन बिना किसी मैसेज या कॉल के बीत गए, इसलिए वह अंजलि के घर गई और पता चला कि अंजलि का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद वह लॉस एंजल्स चली गई थी। उसने कहना शुरू किया कि अंजलि वाकई एक अच्छी लड़की थी जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। वह बिल्कुल भी केओटिक नहीं थी, लेकिन उसे कुत्तों से डर लगता था। खैर, उसके बाद डिटेक्टिव अवस्थी चले गए और सोनू को फोन करके बताया कि उसे अंजलि के बारे में बात करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना है। कदम से अंजलि के एक्सीडेंट की रिपोर्ट कॉपी मांगने दूसरी तरफ आदित्य श्रुति पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई, तो वह बताने लगती है कि उसके बर्थडे पार्टी पर दोनों इंटीमेट हो गए थे, लेकिन आदित्य कहता है कि उस रात तो मैं नशे में था, मतलब तुमने मेरा फायदा उठाया, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो। श्रुति बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी कि तभी वह अपना सिर दीवार पर पटकने लगती है और उसकी आवाज भी भयानक हो गई थी और वह पीछे मुड़ती है तो अपने पति को गले से पकड़ लेती है, मतलब कि वह किसी के वश में थी। पर किसी तरह आदित्य अपनी पत्नी को बिस्तर से बांध देता है और उसे इंजेक्शन देने वाला था कि तभी श्रुति अपने पूरे बिस्तर को उठा देती है, जिसे देखकर आदित्य हैरान हो गया था और वह जोर से चिल्ला रहा होता है कि तभी श्रुति अपने होश में आ जाती है और वह नॉर्मल हो गई थी। सोनू एक्सीडेंट रिपोर्ट लेकर परता है और बताता है कि पार्टी से निकलने के बाद एक ट्रक की टक्कर की वजह से अंजलि के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और ड्राइवर रमाकांत पास वाले हॉस्पिटल में ले गया। यह वही हॉस्पिटल है जहां आदित्य काम करता है और रिपोर्ट में बस इतना ही था, मगर डिटेक्टिव को लगता है कि जरूर इस रिपोर्ट से कुछ पन्ने फाड़े गए हैं। इसके बाद वह जाता है अंजलि के पिता से मिलने, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और वह उनसे एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहता था क्योंकि वह पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। इसीलिए वह मिस्टर मल्होत्रा से जानना चाहता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। मिस्टर मल्होत्रा बताते हैं कि उसकी बेटी बच गई थी, लेकिन उसकी बेटी को फेशियल सर्जरी की जरूरत थी, इसलिए अंजलि को लॉस एंजलिस ले जाया गया था और अंजलि ने डिसाइड किया कि वो वहीं रहेगी। मगर डिटेक्टिव जानते हैं कि मल्होत्रा अभी भी कुछ छुपा रहा था और पूछता है, मुझे पता है कि अंजलि और मेरी अलग इंसान नहीं है, इसलिए आप कोई झूठी कहानी बनाने की कोशिश मत करिएगा। तब मिस्टर मल्होत्रा बताने लगते हैं कि वो अपनी बेटी को
लेकर लॉस एंजलिस गए थे और वहां के टॉप सर्जन ने अंजलि को एक नया चेहरा दिया। लेकिन जब वो इंडिया आ गई तो अब वो अजीब बर्ताव करने लगी, बहकी बहकी सी बातें करती थी। फिर वो चली गई अपनी जैसे एक्सीडेंट विक्टिम्स की जान बचाने, उनकी जिंदगियों को सुधारने में लग गई। इसके बाद वहां से डिटेक्टिव जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो मिस्टर मल्होत्रा से पूछता है कि आप जब हॉस्पिटल गए थे अंजलि के केस को जरूर डॉक्टर आदित्य ने हैंडल किया होगा। मिस्टर मल्होत्रा हाँ कहते हैं। डिटेक्टिव पूछता है तो फिर आप यह सब बताना भूल जाते हैं क्या? उसके बाद वो श्रुति से मिलने के लिए जाता है, जो अपने घर पर अकेली पेंटिंग कर रही थी, और डिटेक्टिव उसे मुबारकबाद देता है क्योंकि घर पर एक नया मेहमान आने वाला है और वह पहली बार श्रुति को मुस्कुराते हुए देखता है। श्रुति उसे पूछती है आपके कोई बच्चे हैं? तो वो कहने लगता है कि 4 साल पहले उसकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया था और उसके बाद उन्होंने ट्राई करना छोड़ दिया। खैर डिटेक्टिव उसे पूछता है क्या आप अंजलि मल्होत्रा को जानते हैं? तो वो कहती है नहीं। डिटेक्टिव पूछता है आपने काम करना क्यों छोड़ दिया? आप भी तो डॉक्टर ही थी। जिस पर वो कहती है एक ही घर में 2 डॉक्टर होने से घर बीमार हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। डिटेक्टिव उसे बता देता है कि अंजलि और मेरी एक ही औरत है। फिर वहां पर आदित्य आता है और डिटेक्टिव कहता है कि हमें अंजलि और आदित्य को एक बार आमने सामने लाना होगा। इसके बाद वह सभी चर्च जाते हैं और आदित्य सामने वाले बेंच पर बैठा होता है और मीरा वहां पर आती है, अपने ग्रुप के साथ प्रेयर करने लगती है। लेकिन जब वह जाने लगती है तब आदित्य और अंजलि आमने सामने आते हैं। फिर अंजलि बिना कोई रिएक्शन दिए वहां से चली जाती है कि तभी अचानक मरी यानी कि अंजलि पोजेस हो जाती है और वह चर्च के अंदर आती है आदित्य के सामने, और मेरी का चेहरा बहुत ही भयानक हो जाती है और वह अपने ताकत से आदित्य को हवा में उठाने लगती है। इसे देखकर श्रुति चिल्लाती है, मगर डिटेक्टिव उसका मुंह दबा के रखता है। लेकिन श्रुति चिल्ला देती है, जिससे गुस्से में मेरी आदित्य को वहीं पर गिराकर वहां से भाग जाती है और जंगल में जाकर चिल्ला चिल्लाकर रोने लगती है। श्रुति और आदित्य को वहां पर पेंटिंग्स नजर आते हैं जिसमें क्रॉस बना हुआ था। रात के समय डिटेक्टिव उसी रास्ते पर आते हैं जहां पर अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था और वह समझने की कोशिश करता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था कि तभी वहां पर वही बूढ़ा आदमी मिलने को लिए पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि अब तुम हॉस्पिटल जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, लेकिन यहाँ तुम आए हो तो इस बारे में भी सोचो कि यहाँ कुछ तो हुआ था जो तुम्हें अभी भी तकलीफ दे रहा है। तुमने इस केस को हर पहलू से देखा है सिवाय उस ट्रक ड्राइवर के। इसीलिए डिटेक्टिव ट्रक ड्राइवर रमाकांत से मिलने के लिए जाता है और उसी के ट्रक से अंजलि के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ अंजलि 2 है। अंजलि का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। रमाकांत कहता रहता है कि जब से यह हुआ है कोई भी मुझे काम पर नहीं रखना चाहता, भले ही मैंने उस लड़की की जान बचाई हो। और इसके लिए मुझे क्या मिलता है? मैंने सबको बताया कि मैं उस दिन नशे में नहीं था, लेकिन किसी ने भी मेरे बात पर यकीन नहीं किया। उसके बाद वह आदित्य से मिलने जाता है जो अस्पताल से वापस आ रहा है और वह डिटेक्टिव अवस्थी से बात नहीं करना चाहता। वह कहता है बस जो भी बिल है मुझे भेज दो, लेकिन डिटेक्टिव अवस्थी जोर देता है कुछ गंभीर चोटें थी, भले ही यह सिर्फ चेहरे की सर्जरी थी और वह नशे में थी, लेकिन रिपोर्ट में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। क्या वे आपसे कुछ छिपा रहे हैं? मैं पता लगाने जा रहा हूं कि क्या हो रहा है। मैं इसमें शामिल हूं या नहीं वो बात की बात है आप, क्योंकि मैंने श्रुति से वादा किया था कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसके बच्चे को कुछ न हो। फिर वह अस्पताल में जाता है जहां रोशनी टिमटिमा रही है और हर जगह क्रॉस है। वह कमरा 11 देखता है और फिर वह एक घर में पहुंच जाता है जहां एक बूढ़ा जोड़ा रहता है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी ही कहानी का सब बात समझ में आ जाएगा। उसके बाद वह श्रुति को बुलाता है और उसे अस्पताल से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वह फिर भी आदित्य के साथ अस्पताल के नए विंग के उद्घाटन में जाती है। मिस्टर मल्होत्रा रिबन काटने के लिए आते हैं और फिर सभी लोग दिया जलाने के लिए ऊपर जाते हैं।
उनका इंतजार कर रहे डिटेक्टिव अवस्थी को इस मामले के बारे में बहुत कुछ पता है और वह मल्होत्रा से इस बारे में पूछताछ करना शुरू कर देता है कि एक युवा व्यक्ति अस्पताल का एमडी क्यों है, तुम्हारा हाथ उसके ऊपर कैसे आ गया। उसके ठीक बाद जब मल्होत्रा दिया जलाता है तो वह बुझ जाता है और रोशनी टिमटिमाने लगती है। फिर अंजलि आती है जो पूरी तरह से पागल होने का नाटक करती है और वह अपने पिता को धक्का देकर दूर कर देती है। श्रुति घबरा जाती है और आदित्य वहां अंजलि से माफी मांगता है, कहता है कि उसने उसकी जान बचाई है और उसे जाने दे। लेकिन वह उसका गला पकड़ लेती है और श्रुति के बच्चे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन डिटेक्टिव अवस्थी अंजलि से कहता है कि वह बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जिसमें वह समय दिखाया गया है जब आदित्य और डिटेक्टिव अवस्थी दीवार से टकरा जाती है और जब वह श्रुति को बाहर निकालने वाली होती है वह अमू चिल्लाती है, जिससे अंजलि या मेरी के अंदर की वो आत्मा हिचकिचाती है। फिर वे इस बूढ़े जोड़े को लाते हैं और यह पता चलता है कि वे अमू के माता पिता हैं। जब वह उन्हें देखती है अमू बस अपने रास्ते पर रुक जाती है और अंततः वह श्रुति को जाने देने का फैसला करती है। फिर जासूस अवस्थी यह चौंकाने वाला बम गिराता है कि वह अंजलि या मेरी नहीं है, उसका असली नाम नहीं एमी मैथ्यू है। फिर वो लोग आदित्य से पूछते हैं कि अब तुम आगे की कहानी बताओगे। कहानी जाती है फ्लैशबैक में जहां हम देखते हैं उस समय को जब आदित्य और श्रुति दोनों हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। तब एक इमरजेंसी केस आता है, वो भी अंजलि का। आखिर में वहां मिस्टर मल्होत्रा पहुंच जाते हैं और आदित्य से पूछते हैं मेरी बेटी कैसी है। आदित्य उनसे कह देता है लगता नहीं आपकी बेटी बच पाएगी। मल्होत्रा काफी गुस्सा हो गया था और कहता है किसी भी तरह उसे बचाना ही पड़ेगा। आदित्य उसे कहता है कि हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। श्रुति कहती है एक रास्ता है और वो रूम नंबर 11 की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वहां जो पेशेंट है उसका और अंजलि दोनों का ही ब्लड ग्रुप सेम है। मगर आदित्य उसे कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसा करना इलीगल है। श्रुति कहती है कि वो पेशेंट कई महीनों से कोमा में ही है, रिकवरी का कोई साइन नहीं दिख रहा। आदित्य कहता है मगर वो कोमा से बाहर आ भी तो सकती है। श्रुति जाकर प्लग निकाल देती है जिससे कि एमी मर जाती है। आदित्य और श्रुति का झगड़ा होने लगता है और दूसरी तरफ एमी बहुत ज्यादा नाराज थी और सोचती है कि अब उसके मम्मी पापा का कौन देखभाल करेगा। मतलब कि आखिर में एमी के हर्ट के वजह से ही अंजलि जिंदा बच पाई और इसीलिए कभी कभी एमी अंजलि के बॉडी को टेक ओवर कर लेती है और पोजेस कर लेती है और एमी के दिल होने के वजह से अंजलि एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करती है। और एमी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद श्रुति और आदित्य के रिश्ते में दरार आने लगी और वह लोग शिमला से यहाँ आनंदवन आ गए। श्रुति उदास रहती थी और दवा ले रही थी, लेकिन आदित्य को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एमी की इच्छा पूरी करने के लिए अंजलि मेरी बनकर आई थी। डिटेक्टिव अवस्थी आदित्य से कहता है आप जिससे भाग रहे थे घूम फिर कर आप उसके पास ही पहुंच गए। मेरी से मिलने जब जासूस गजराज अवस्थी गया था और उसने देखा कि उसके पास दिल के रोगियों के लिए दवा थी। जरूर उसे आश्चर्य होने लगा कि एक 25 वर्षीय लड़की को ऐसी दवा की क्या जरूरत है। क्या उसका दिल ट्रांसप्लांट हुआ था? अगर हाँ तो डोनर कौन था? तभी उसे एमी के बारे में पता चलता है। वह उन दोनों को बताता है कि उन्होंने एक मासूम की जान ली है, लेकिन उस लड़की ने सच्चाई को उजागर करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। तुम बताओ, अगर यह हत्या नहीं है तो क्या है? तुम लोग डॉक्टर हो, अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें उसे छीनने का अधिकार किसने दिया? अंत में एमी की मौत के लिए श्रुति, आदित्य और मिस्टर मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हत्या के लिए 6 महीने श्रुति और आदित्य जेल में रहने के समय अपनी सजा काटते काटते श्रुति अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा उससे दूर चला जाता है। एक जासूस मतलब डिटेक्टिव गजराज अवस्थी बच्चे को घर ले जाता है, जहां उसकी पत्नी बच्चे का पालन पोषण करती है। फिर बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट होता है
और वह जासूस से कहता है कि वह जा रहा है लेकिन वापस आ सकता है, क्या फिर तुम उससे मिलना चाहते हो? उसके बाद बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है, यह बताते हुए कि वह असली नहीं है। अब जासूस अपनी पत्नी और श्रुति के साथ है। बच्चा अपना होने लगता है और खुशी खुशी जीवन जीने लगता है और यहीं पर फिल्म खत्म।